नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राजमा की फसल में लगने वाले रोग और रोकथाम के उपाय। ड्रोन के प्रयोग से किसानों की घटेगी लागत, बढ़ेगा उत्पादन। राजमा की खेती हरी फली और दाने दोनों के लिए की जाती है। प्रदेश के जिन किसानों ने इसकी खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इसी अवस्था से ही फसल में कई प्रकार के हानिकारक रोग पनपने लगते हैं, जिनकी समय से रोकथाम नहीं करने पर उपज में कमी आ जाती है। इसीलिए राजमा की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है और इनकी रोकथाम किस प्रकार से की जानी चाहिए, ये सभी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कृषि अंक में हम राजमा की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और इनके नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप देखते हैं कि राजमा की फसल लगातार धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में इसकी किसानों की जो है प्रवृत्ति, इसको लेने की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है और ये एक प्रमुख रूप से दलहन फसल के रूप में उभर के सामने भी आया है। पारंपरिक रूप से जो राजमा की खेती है ये खरीफ मौसम में होती है, लेकिन यदि प्रभावी नियंत्रण और उस अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करके यदि हम इस फसल को लें तो रबी में भी इसको हम लगा के अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम देखते हैं कि किसान अपने प्रक्षेत्र में राजमा की फसल ले रहा है, कहीं ना कहीं रोग व्याधि के कारण किसान जो है हताश हो जाता है और उसकी उपज जब कम होती है तो वो इस फसल को लेने से थोड़ा सा बचता है। तो आइए आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें कि किस प्रकार हम प्रभावी नियंत्रण अपनी राजमा की फसल में रोग व्याधि से कर सकते हैं। राजमा एक दलहनी फसल है जिसे पोषण का राजा भी कहा जाता है। राजमा में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इस फसल में कई रोगों का प्रकोप हो जाता है। मोज़ेक रोग दलहनी फसलों में लगने वाला रोग होता है। ये रोग सफेद मक्खी के द्वारा खेत में फैलता है। इस रोग के कारण शुरुआती अवस्था में पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं। पत्तियों का मोटा होने के साथ ही गहरे हरे रंग में बदल जाना, फसलों की पत्तियों में हरे पीले चितकबरे रंग के धब्बे दिखाई देना। यदि कुछ पौधों पर रोग दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधों को जड़ से उखाड़कर खेत से दूर जला देना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए सफेद मक्खी का नियंत्रण करना होगा। इसके लिए डाइमेथोएट 500 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। राजमा की फसल में यदि देखें तो दो रोग जो है इसको भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इस फसल को, उपज को। इसमें प्रमुख रूप से जो है स्क्लोरेशियम एक फंगस है, कवक है, जिसके कारण तने में विगलन रोग के प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा जो इसमें हमको बीमारी देखने के लिए मिलती है इस फसल में, एंथ्रेक्नोज जिसको हम बोलते हैं, उस रोग के कारण राजमा की फसल में हमको उपज में नुकसान देखने के लिए मिलता है। लक्षण देखने की बात यदि हम देखें तो लक्षण जो है पत्तियों में आपको हल्का सा भूरे रंग का धब्बा दिखाई देगा एंथ्रेक्नोज के लिए। और यदि हम तना विगलन की बात करें तो जो पौधा है साथ साथ इसकी जो फलियां हैं इस पे हमको सफ़ेद रंग की रुई के समान जो है ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। ये इसको तने को और साथ ही साथ फलियों को भी ये प्रभावित करती है।
राजमा की फसल में उकठा रोग की बात करें तो इस रोग का भी प्रकोप होता है। ये रोग कवक के द्वारा फैलता है तथा मृदा और बीज जनित रोग है। इसका प्रकोप पौधों की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसके कारण पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झुक जाती है। पौधे का रंग हल्का हरा होने लगता है। इसका प्रभाव फूल व पत्तियों पर भी दिखाई देता है, जिस कारण दाने सिकुड़ जाते हैं। रोग नियंत्रण के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। साथ ही बुआई से पहले रोग रोधी किस्मों को ही लगाएं। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बोएं। रोग के लक्षण अधिक दिखने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% का घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए। नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये दोनों जो बीमारी है कवक के लिए कवक द्वारा होती है, तो हमें कवकनाशी का इस्तेमाल करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण कवकनाशी है इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये मिश्रण है। इस दवा के मिश्रण को हम 2 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर यदि इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करने का भी किसान भाइयों आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप बुआई करते हैं, बुआई के बाद जब आपकी फल और फलियों का विकास शुरू हो रहा है उस समय पूर्व और उसके पश्चात 15-15 दिन का अंतराल करके यदि आप इसका छिड़काव करेंगे तो प्रभावी रूप से इस रोग से आप नियंत्रित फसल को बचा सकते हैं। दूसरा जो एंथ्रेक्नोज बीमारी है, इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर इस मिश्रण से दवा मार्केट में उपलब्ध है। इसके आपको 2 ग्राम प्रति लीटर जल में लेना है और इसका घोल बना के इसका भी छिड़काव करने से आपको एंथ्रेक्नोज की जो बीमारी है इससे भी आपका नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। जो प्रमुख बात इसमें है ध्यान रखने की कि जो भी आप दवा का नियंत्रण करने के लिए घोल बना रहे हैं, उस घोल को आप बनाते समय अपना मुख, अपना जो है आप अपनी आँखों को थोड़ा सा बचा के रखें ताकि किसी भी तरीके से कोई भी घोल प्रिपेयर करते समय, तैयार करते समय इससे आपको नुकसान ना हो। और साथ ही साथ दवा का जो छिड़काव है वो सुबह या शाम के समय करें ताकि दवा का प्रभावी रूप से पौधों पर असर देखने को मिले। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसानों को खेतीबाड़ी के दौरान फसल बुआई से लेकर खड़ी फसलों की देखरेख तक तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो किसान खड़ी फसलों पर खाद और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव समय से पूरी फसल पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब किसान ड्रोन तकनीक की मदद से खेत में खड़ी फसलों पर यूरिया और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव बेहद आसानी से भी कम समय में पूरी फसल पर कर सकते हैं। जी हां, कृषि यंत्रों की श्रृंखला में अब ड्रोन को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस यंत्र के किसानों को क्या फायदे हैं और इसका प्रयोग कैसे करना है, चलिए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीनिवास राघवन से। नमस्कार किसान बंधुओं, आज हम लोग जो कृषि में ड्रोन का उपयोग क्या है, कैसे उपयोग में लाया जा रहा है और इसका क्या महत्व है और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहली बात, ड्रोन होता क्या है। ड्रोन को हम
अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं, जो कि प्लेन जैसा है, जो कि बिना कोई पायलट का हम लोग रिमोटली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो ये ड्रोन है, ये इसको कई अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है आज 21वीं सदी में, जैसे डिफेंस क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, और खासकर कृषि में इसका ज़्यादा महत्व होने के कारण भारत सरकार ने हाल ही में एक किसान ड्रोन का एक कार्यक्रम का लॉन्च किया है। इसमें भारत सरकार कृषि विभाग के माध्यम से ये ड्रोन का जो कृषि में उपयोग को ज़्यादा महत्व दे रही है, और इसको अलग अलग किसानों के खेत में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी एक प्रोग्राम का लॉन्च किया है। दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि हो। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल में किसानों को काफी मदद मिल सकती है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी, बल्कि समय की बचत भी होगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या रहती है, वहां ड्रोन उनकी कमी को काफी कम खर्चे में दूर कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकेगा, और इसमें पानी की जो लागत है वो भी कम होगा, और हम बहुत जो रासायनिक कीटनाशक है और खरपतवार नाशक है, इसका जो मात्रा जो ज़्यादा हो रहा है, उसको हम सटीक तरीके से जितना चाहिए उतना ही हम खेत में छिड़काव कर सकते हैं, और इस पर एक निगरानी रख सकते हैं। तीसरा जो है, हम लोग आजकल, आप लोग सब जानते होंगे, नैनो यूरिया और अलग अलग जो रासायनिक खाद है, उसका भी हम लोग ड्रोन के जरिए छिड़काव कर सकते हैं। उससे हम लोगों का जो एफिकेसी जो है, आम तरह से जो हम लोग करते हैं, उससे इसका एफिकेसी ज़्यादा होता है। ड्रोन कई प्रकार के सेंसर से लैस होता है, इसलिए इसका खेतीबाड़ी क्षेत्र में इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं। जैसे यदि बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है, तो ड्रोन की मदद से निगरानी में मदद मिल सकती है। उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसानों को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता, जल रिसाव, फसलों में कीट और बीमारियों के प्रकोप, फसलों का डेटा रखने में सहायता, मृदा विश्लेषण सहित कई कार्यों में सहायता मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर बीज रोपने के पैटर्न, पूरे क्षेत्र की मिट्टी का विश्लेषण, सिंचाई और नाइट्रोजन स्तर के प्रबंधन के लिए उपयोगी डेटा को हासिल करने में मदद कर सकता है। और सटीक 3D मैपिंग से किसान अपने खेत की मिट्टी की स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ड्रोन का इस्तेमाल जब करते हैं, तो इस ड्रोन का जो है कुछ ऐसे बिंदु है जिसको ध्यान में रखकर किसान इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी ड्रोन का जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो भी इस चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए। वो है सबसे पहला कि जब ड्रोन के जरिए जब हम दवाई छिड़काव करते हैं, इसको हम बोलते हैं लो वॉल्यूम स्प्रे। जो हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं वो लो टू अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में आता है, जो कि लगभग 1 एकड़ में हम 10 से 15 लीटर का पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम 10 से 15 लीटर का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब दवाई का मात्रा 1 एकड़ में जितना होना चाहिए उतना उसमें देना चाहिए। दवाई का मात्रा जो रेकमेंडेड एक्टिव इंग्रेडिएंट पर एकड़ या पर हेक्टर होती है, उसको बदलना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात जो है, हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ड्रोन का कितने हाइट में उड़ाना चाहिए, ड्रोन का स्पीड क्या होना चाहिए, और कब ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक विस्तृत रूप से भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। DGCA के माध्यम से ये प्रोटोकॉल जारी है। ये आपको कहीं भी वेबसाइट में आप गूगल करेंगे, इसको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर ड्रोन ऑपरेशन। जब भी विंड स्पीड हमारा ज़्यादा है, जो हमारे DGCA के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में लिया हुआ है कि इतना हवा से ज़्यादा होने पे आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। और तीसरी एक सबसे मुख्य बिंदु ये है कि ड्रोन जो ऑपरेटर है उसको अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए। किसान ड्रोन कार्यक्रम के तहत कृषि समूह बनाकर आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए किसानों को भारत सरकार की DGCA संस्था से 7 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें किसानों को ड्रोन को सुचारू रूप से चलाने की सारी तकनीकियां, नियमों और सावधानियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका कोर्स कर किसान आसानी से ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे
कि ड्रोन ऑपरेशन के वक्त क्या क्या मुख्य रूप से हम लोग ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ड्रोन को उड़ाने से पहले उसका जो नोज़ल है, जो स्प्रे करने का नोज़ल है, उसको कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। सही मात्रा में सारे नोज़ल से लिक्विड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है वो चेक कर लेना चाहिए, और सारे नोज़ल से सही मात्रा में जो लिक्विड स्प्रे हो रहा है वो चेक करना है। और दूसरी बात है कि जो ड्रोन का जो हाइट है वो 1 से 3 मीटर के दायरे में होना चाहिए, और 3 मीटर से ज़्यादा भी नहीं और 1 मीटर से नीचे भी नहीं, और ये एक DGCA का जो दिया हुआ लिमिटेशन है। और दूसरी बात है कि जो ड्रोन का स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन खरीदना चाहता है, उसमें सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है, 50% सब्सिडी मिलेगा सरकार की तरफ से, और FPO अपना ड्रोन खरीद के अपने सारे जो मेंबर किसानों के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। और कि सरकार जो है ड्रोन का जो उपयोग है उसके बारे में किसानों को ज़्यादा जानकारी देने के लिए यही किसान ड्रोन कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटी को ये दायित्व दिया है जो किसान के खेत में जाए और डेमोन्स्ट्रेशन दे। इसके तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय भी अब डेमोन्स्ट्रेशन का काम शुरू कर रहा है। अलग अलग किसानों के अलग अलग KVK के अंतर्गत हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। किसान बंधु इसको देख सकते हैं, इसको देख के और इसका जो उपयोग है उसके बारे में समझ कर आगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में पलास के वृक्ष काफी मात्रा में पाए जाते हैं और अभी इन पेड़ों पर किसान लाख के कीटों को चढ़ाकर आगामी समय में इनसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शुरुआत से ही आपको इसके सही प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान केंद्र नाम कुंभ, जिला रांची के लाख विशेषज्ञ P पटमाझी। अभी में फरवरी मार्च में पलास पेड़ में रंगीनी लाह का कैसे बचाव करेंगे उसके ऊपर बताने के लिए जा रहा है। विशेष करके आप लोग को मालूम है कि 80% कुसमी लाह से लाख मिलता है और 20% रंगीनी लाह से मिलता है। लाख केरीना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलास, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए राल का श्राव कर कवच बना लेते हैं। यही लाख होता है। कीट पोषण पौधों के डंठलों में रहते हैं, जिनमें से शिशु कीट निकलते हैं। इन डंठलों को बीहन लाख कहते हैं। अभी जो लगा रहे लाह अक्टूबर नवंबर में लगा के जून जुलाई में काटेंगे रंगीनी लाह। ये रंगीनी लाह को हम बैसाखी फसल बोलता है। तो ये 8 महीना का फसल है। ये फसल सुरक्षा केवल फफूंद से बचाना पड़ता है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 5-6 महीना कुहासा आता है। तो कुहासा आने के कारण उसी में फफूंद लग जाता है, छोटी मोल्ड लग जाता है। छोटी मोल्ड लगने के कारण ये लाह कीड़ा का छिद्र 3 तो छिद्र रहता है, छिद्र 6 बंद हो जाता है, सारे का सारे लाख खत्म हो जाता है। तो ये बैसाखी फसल में 15-15 दिन में फफूंद नाशक और कीटनाशक लाख जिस दिन लगाए उस दिन से गिनती कीजिए। लाख लगाने से 30 से 40 दिन में आप पहला छिड़काव दीजिए। पहला छिड़काव में फिप्रोनिल 5%, 1 लीटर पानी में 1.5 ml, उसके साथ एक फफूंदनाशक आता है हेक्साकोनाजोल का 1 लीटर में 1 ml में दीजिए।
और हेक्साकोनाजोल फफूंदनाशक नहीं मिलेगा तो उसके बदले आपका कार्बेंडाजिम तो वही पाउडर मिलेगा, तो आपका 1 लीटर में 1 ग्राम दीजिए। तो ये कीटनाशक फफूंदनाशक घोल करके आप छिड़काव कीजिए। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि दवाओं का छिड़काव उन्हीं स्थानों पर हो जहां पर लाख कीट बैठा हो। इसके अलावा दवाओं का छिड़काव फुहार के रूप में करें। एकदम तेज प्रेशर वाला नोजल का प्रयोग छिड़काव के लिए नहीं करें। ऐसा करने पर दवा लाख कीट की सुरक्षा कवच को तोड़कर कीट के संपर्क में आ जाएगी और लाख कीट भी मरने लगेंगे। छिड़काव करेंगे तो कहाँ करेंगे? नहीं, जिस डाली में लाख बैठा हुआ सफेद सफेद दिख रहा है उसमें भिंगा दीजिए, नहा दीजिए। और दूसरा छिड़काव लाख लगाने से आप 60 से 65 दिन में कीजिए। एक इंडोक्सा कार्ब होता है, 1 लीटर पानी में 0.7 ml यानी 10 लीटर पानी में 7 ml घोल बना के दीजिए। उसके साथ जो फफूंदनाशक बताया बाविस्टिन होगा तो 1 ग्राम 1 लीटर में, बाविस्टिन नहीं मिलेगा तो समाधान या हेक्साकोनाजोल और 1 ml 1 लीटर मिला के दूसरा छिड़काव कीजिए। बीहन लाख से शिशु कीट निकल जाने के बाद बंधी लाख डंठलों को फूकी कहा जाता है। शिशु कीट के बीहन लाख से निकल जाने के बाद डंठलों को पेड़ से हटा ले, नहीं तो इसमें मौजूद शत्रु कीट बीहन लाख से जन्मे शिशु कीटों को आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। और नौर कीड़ा निकालने से पहले दो छिड़काव कीजिए। नौर कीड़ा निकालने के बाद तीसरा छिड़काव कीजिए। ये फसल में नौर कीड़ा 105 से 135 दिन के अंदर नौर कीड़ा निकालता है। लाख लगाने से 135 से 1 से 40 दिन में तीसरा छिड़काव कीजिए। तीसरा छिड़काव में भी जो फफूंदनाशक कीटनाशक बताया वही मात्रा वही दवाई छिड़काव कीजिए। ये तीन बार छिड़काव करते करते आपका गर्मी आ जाएगी, ला मोटा हो जाएगी, तो उसके बाद फफूंद नहीं आएगी। पेड़ों की कटाई छटाई। पोषक पेड़ों में कोमल तथा रसदार टहनियाँ पाने के लिए पेड़ों की हल्की कटाई छटाई एक निश्चित समय में आवश्यक है, जिससे इसके कीट का पालन आसानी से किया जा सके। कुसुम वृक्ष के लिए कटाई छटाई जनवरी, फरवरी और अप्रैल से जुलाई में की जा सकती है। पलाश के वृक्ष की कटाई छटाई हमेशा पतझड़ के बाद नई कोपल आने के पहले की जाती है। बेर फसल की कटाई छटाई मई महीने में करें। तो ये जरूर कीजिए। ये 3 बार जो छिड़काव कीजिएगा तो आप कीटनाशक फफूंदनाशक दोनों कीजिए तो आपका लाख सुरक्षित रहेगा, आपको बिहन मिलेगा। तो आप ये जून जुलाई में यहाँ बढ़िया बिहन मिलेगा तो उसको लेके कोई प्लस में लगा के फिर दूसरा साइकिल आप शुरू करेंगे तो रंगनीला अच्छा मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव करहारी, जिला वैशाली के अरुण यादव ने। आपने बकरी की ब्लैक बंगाल नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये किसान भाइयों, ये ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां झारखंड, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में बहुतायत में पाई जाती हैं। इनके मुख्य रूप से कहें तो 3 रंग होते हैं, काला, भूरा और सफ़ेद। मुख्य रूप से काले रंग की बकरियां पाई जाती हैं। यूँ तो कहें तो जो ब्लैक बंगाल की जो डोमिनेंट कलर है वो ब्लैक होती है और उसी के नाम पे ये ब्लैक बंगाल नस्ल का नाम भी पड़ा है। ये मांस की जो क्वालिटी होती है, इसकी जो गुणवत्ता है, इसका फ्लेवर, इसकी जो फाइबरनेस है, जूसीनेस है, तो ये मांस में अन्य बकरियां जो पाली जाती हैं उनके तुलनात्मक में ये काफ़ी अच्छी होती हैं, जिसके कारण यहाँ के जो हमारे ग्राहक होते हैं या यहाँ के उपभोक्ताओं के द्वारा ये बहुत ही पसंद किया जाता है। बकरी की यह नस्ल मीट के लिए सबसे अच्छी है। ऐसे में किसान इस नस्ल का पालन करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस बकरी के खान पान और रखरखाव पर खर्च भी अधिक नहीं आता है। कम पूंजी में आप बड़ी आसानी से बकरी पालन कर सकते हैं।
ये प्रति बियान 2 बच्चे तो देते ही हैं। कुछ कुछ ऐसे उसमें से बकरियां निकलती हैं जो प्रत्येक बियान में 3 बच्चे भी देते हैं और उनको अच्छी तरह से लालन पोषण कर भी लेते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। इसके साथ साथ इसमें दूसरे बकरियों की अपेक्षा उन सबों में जितने देख रेख की आवश्यकता तथा रोग से संक्रमित होने की संभावना रहती है, उतनी संभावनाएं ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों में नहीं रहती है। इनके आकार छोटा होने के कारण में थोड़ा बाकी अन्य बकरियों की तुलना में ये छोटे रहते हैं। इनके जो उबड़ खाबड़ ज़मीन में या पथरीली ज़मीनों में चलने की क्षमता भी उन सबों से अधिक होती है। इसके साथ जो दूसरे योग को लें तो इनमें जो चारा को मांस में परिवर्तित करने की क्षमता भी दूसरे नस्लों की अपेक्षा इसमें अधिक पाई जाती है। तो ये सब कारण ऐसे होते हैं जो किसान भाइयों को इस ब्लैक बंगाल बकरियों को पालने में अन्य नस्लों की तुलना से अधिक लाभ पहुँचाते हैं। छोटे छोटे प्रबंधन पर आप ध्यान देते हैं, पूरे साल भर आपको एक रोजगार तो बना ही रहेगा और साथ साथ आपकी जो मुनाफा है उसमें भी काफ़ी वृद्धि होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार